Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, अगर आप लोग इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एमए हिस्ट्री के MHI 02 या फिर आप लोग इसको 102 भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका MHI 102 है या फिर MHI 02 है, मॉडर्न वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। जो मेरे आंसर्स रहते हैं वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कोल्ड वॉर है ये स्टार्ट हुआ था आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड है वो दो महाशक्तियों में बट गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं शीत युद्ध। तो अब यहाँ पर जो दुनिया है वो दो महाशक्तियों के बीच में बट गई थी। एक था आपका सोवियत ब्लॉक एंड दूसरा था आपका यूएसए, यानी कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ पर जो हो रहा था ये पावर के लिए लड़ाई कर रहे थे, रियल का कोई भी वॉर नहीं हुआ था, ये एक प्रकार का कोल्ड वॉर था। सो यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है, व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशंस। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, जो पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पर टेंशंस हो रही थी एंड राइवरली हो रही थी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलीज। तो एलीज का मतलब है वो सारी कंट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट है वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी, यानी कि पूंजीवाद को फॉलो करता था और डेमोक्रेटिक नेशंस को सपोर्ट करता था। अब जो हमारा दूसरा ब्लॉक था वो था सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के एलीज, जो कि सोशलिस्ट जो थिंकिंग है उसको सपोर्ट करते थे और कम्युनिस्ट नेशंस के तरफ रहते थे। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ 1945 में, जब तक कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स नहीं हो गया 1991 तक, उस बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। अनलाइक ट्रेडिशनल वॉर का मतलब है कि वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर टू की तरह इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अंदर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए हमें नहीं मिला दोनों सुपर पावर्स के बीच में, बट इट वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिली है इसमें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स देखने के लिए मिली है। इसमें हमें आर्म्स रेस देखने के लिए मिली कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की होड़ हो रही थी, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स हो रहे थे। ये हमें कोल्ड वॉर में देखने के लिए मिला। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कोल्ड वॉर किस प्रकार से दो महाशक्तियों के बीच का एक प्रकार का युद्ध था, शीत युद्ध था। ठीक है, तो इसमें हमारे अमेरिका था, अमेरिका का जो पूंजीवादी दृष्टिकोण है, और सोवियत संघ जो कि समाजवाद को सपोर्ट करता था, उनके बीच में भू राजनीतिक तनाव था। अब यहाँ पे हमें बताने हैं इसके कारण क्या क्या थे। उससे पहले आप लोग समझ लो कि जो मैंने आपको बताया कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है। कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, और वहीं जो आपका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म जो है, उसको आपका सोवियत यूनियन एंड उसके एलीज सपोर्ट करते थे। कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जब जो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उसमें जो ज़्यादा पावर होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर्स के पास। ठीक है, जो मार्केट के जो प्राइस वगैरह होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा निर्धारित करता है। वही जो सोशलिज्म होता है उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, सरकार के पास, और जो सरकार है वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेती है। बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बात करनी है कि जो कोल्ड वॉर है, यानी कि जो शीत युद्ध है, ठीक है बच्चों, शीत युद्ध आखिर हुआ किस लिए था, व्हाट आर द वेरियस रीजन। द कोल्ड वॉर इमर्ज ड्यू टू डीप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों की जो आइडियोलॉजी में डिफरेंस था उसकी वजह से शुरू हुआ। जो यूएस है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था और इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता था, जबकि जो आपका सोवियत यूनियन है वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता था और वो चाहता था कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर सरकार का नियंत्रण हो और एक पार्टी सिस्टम हो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, बोथ नेशन सॉट टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस ग्लोबली विच लीड टू कंपटीशन फॉर कंट्रोल ओवर अदर नेशंस स्पेशली इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो यहाँ पर बस इनका उस टाइम पर ये उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशंस हैं वो इनके साथ आकर जुड़ जाएं। तो कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या थी, गहरी वैचारिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न हुआ था। अमेरिका पूंजीवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थक था,
जो सोवियत संघ है वो साम्यवाद को समर्थन करता था। दोनों के बीच में वैश्विक स्तर पर सिर्फ एक चीज़ थी कि वो अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाना चाहते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे की फीचर्स की, कि जो कोल्ड वॉर है उसके क्या क्या की फीचर्स थे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कोल्ड वॉर में देखने के लिए मिलती है वो है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विचारों का संघर्ष। तो जो कोल्ड वॉर है वो एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था, ठीक है। कैपिटलिज्म जो कि यूएस लीड कर रहा था, कम्युनिज्म जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसी वजह से जो इंडिया है उसने वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया था, NAM, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया ने शुरू किया था क्योंकि वो दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहता था। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें कोल्ड वॉर में देखने के लिए मिली वो क्या थी? आइडियोलॉजी का जो होता है ना, आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी आर्म्स रेस। अब यहाँ पर जो हमारा सोवियत यूनियन था और जो हमारा अमेरिका था, दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, उन सबको अपने यहाँ पर रखना चाहते थे। तो द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंगेज्ड इन रेस, यहाँ पर एक प्रकार की रेस थी इनके बीच में, टू बिल्ड द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स। ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स को ये लोग बनाना चाहते थे। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैसिव एरिसनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्रिएटिंग अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को डर था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, इन लोगों ने इतने सारे जो हथियार हैं वो जुटा लिए थे। तो यहाँ पर हम वही बताएंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ में क्या चल रही थी, शस्त्रों की दौड़ चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने परमाणु हथियारों का भंडार कर लिया था और ऐसा लगने लगा था कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कोल्ड वॉर की वजह से जो यूरोप है वो दो हिस्सों में बट गया था। एक था आपका ईस्टर्न यूरोप और दूसरा था आपका वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बर्लिन के अंदर वॉल भी थी। सो द कोल्ड वॉर लीड टू द डिवीजन ऑफ यूरोप सिंबलाइज्ड बाय द बर्लिन वॉल। तो बर्लिन में वॉल बनाई गई। वेस्टर्न यूरोप जो है उस पर यूएस का इन्फ्लुएंस था एंड बिकेम डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट। तो वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, डेमोक्रेटिक थी और कैपिटलिस्ट चीज़ को फॉलो कर रही थी। जबकि ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी वहाँ पर सोवियत कंट्रोल होने की वजह से वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो सोवियत नियंत्रण के लिए वो साम्यवादी बन गई और जो हमारी अमेरिका वाली हैं वो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी बन गए। तो यूरोप का दो हिस्सों में विभाजन हो गया, पश्चिमी और आपका पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यानी कि वेस्ट, ठीक है, जो अमेरिका के साथ था। पूर्वी वाला यानी कि आपका ईस्ट वाला जो कि सोवियत यूनियन के साथ था। सोवियत यूनियन अभी आप लोग प्रेजेंट डे रशिया से समझ सकते हैं। प्रेजेंट डे जो रशिया है इट वॉज सोवियत यूनियन, पर इसमें उस टाइम पे और भी कंट्रीज थी। अब यहाँ पर जो आपका कोल्ड वॉर है उसका वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हुई, आपको वो बताना है। तो कोल्ड वॉर का विश्व राजनीति पर प्रभाव, ग्लोबल डिवीजन हुआ उसकी वजह से। तो जो कोल्ड वॉर है उसने वर्ल्ड को दो मेन आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक था आपका वेस्टर्न ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट, एक था आपका ईस्टर्न ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था सोवियत यूनियन। सो दिस डिवीजन इन्फ्लुएंस अलायंसेस, ट्रेड रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड। तो इसकी वजह से क्या हो रहे थे, वर्ल्ड में क्या हो रहे थे बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो कोल्ड वॉर ने दुनिया को दो मुख्य वैचारिक खेमों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। देन मिलिट्री अलायंसेज ये लोग बना रहे थे। सो इन रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर मिलिट्री अलायंसेज वर फॉर्म, जिसमें नाटो बनाया गया अमेरिका के द्वारा और उसके एलीज के द्वारा, और सोवियत यूनियन ने भी वॉर्सो पैक्ट बनाया था। तो ये अलाइंसेस बनाते थे और इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में जुड़ जाती थी, एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। यानी कि अलाइंस के किसी भी एक कंट्री पर अगर हमला होगा तो बाकी की सारी कंट्रीज़ पर हमला माना जाएगा और वो सब क्या करेंगे, मिलकर लड़ाई करेंगे। कोल्ड वॉर का डेवलपिंग कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे वर कॉट इन द मिडल ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरी एंड बिकेम बैटल ग्राउंड फॉर प्रॉक्सी वॉर्स। वहाँ पर बेफिजूल में वहाँ पे लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, प्रॉक्सी वॉर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ रही थी, सिविल वॉर्स हो रहे थे, जैसा कि आप लोग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग देख सकते हैं। फिर वहाँ पर हो रही थी स्पेस रेस। स्पेस रेस का मतलब ये है कि जो दोनों की दोनों कंट्रीज़ हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहती थी। दोनों की दोनों कंट्रीज स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहती थी, एक तरीके का कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। 1969 में ही मून लैंडिंग कर ली थी यूनाइटेड स्टेट्स ने। सो कोल्ड वॉर ने स्पेस रेस को भी जन्म दिया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की होड़ लगाई। और कोल्ड वॉर के साथ ही एंड हुआ कॉलोनियलिज्म का।
तो जो कोल्ड वॉर है ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर। तो जो यूरोप है उसने कॉलोनियल एम्पायर्स बना रखे थे, तो उन कॉलोनीज का भी जो है एंड हो गया। सारे के सारे जो देश हैं वो आज़ाद हो गए कोल्ड वॉर के बाद और उसी दौरान। तो सोवियत संघ ने इन नए स्वतंत्र देशों में अपनी प्रभाव शक्ति बढ़ाने की भी कोशिश की। अमेरिका ने भी की और सोवियत संघ ने भी की। जो नए नए आज़ाद देश थे उन पे अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी। देन आप लोग कंक्लूजन में लिख देंगे कि जो शीत युद्ध है इसका वैश्विक राजनीति पर स्थायी प्रभाव पड़ा था, जिसने 20वीं सदी के राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य परिदृश्य को आकार दिया। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक प्रतिद्वंद्विता ने एक ध्रुवीकृत दुनिया का निर्माण किया। ठीक है, ध्रुवीकृत दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अंडर डेवलपमेंट से। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारा टॉपिक? अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो कंट्री या जो रीजन होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम होती हैं, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, वो सारे के सारे बहुत कम होते हैं। और जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं? वेरी पुअर होते हैं। सो दीज एरियाज ऑफन फेस लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो वो सारे देश जो अंडर डेवलप है वहाँ पर ना तो लोगों के पास एजुकेशन होती है, ना ही हेल्थ केयर होता है, ना ही किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है। तो अंडर डेवलप नेशन स्ट्रगल with poverty, inequality and lack of infrastructure which inhibits their ability to achieve economic growth। तो यहाँ पे इन लोगों को इतनी सारी कमियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से इन लोगों का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। तो अविकास एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिकरण का स्तर कम होता है, मानव विकास के जो संकेतक है जैसे कि एजुकेशन वगैरह वो सब कम होते हैं, जीवन स्तर बहुत ही लो लेवल का होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक लोगों की जो पहुंच है वो सीमित होती है। तो अविकसित देशों को गरीबी, असमानता और आधारभूत संरचना की कमी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास कई सारी थ्योरीज हैं जिनसे हम लोग अंडर डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी थ्योरी है वो है आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है दैट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फॉलोइंग द पार्ट टेकन बाय डेवलप्ड नेशंस। तो यहाँ पर ये जो है जो हमारी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ये कहती है कि वो सारे देश जो अंडर डेवलप्ड है यानी कि अविकसित है वो वाला रास्ता अपना सकते हैं जो रास्ता विकसित देशों ने अपनाया है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज ने अपनाया है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। सो ये इम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो हमें आधुनिक तकनीकों को अपनाना है, संस्थाओं को और प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर ये जोर देता है। फिर दूसरी होती है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी यानी कि जिसको हम लोग निर्भरता सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहता है कि जो अंडर डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमेशा पुअर कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या किया है? एक्सप्लॉइट किया है ना, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। वहाँ से कच्चा माल लेकर आते थे, पुअर कंट्रीज से कच्चा माल लेकर आते थे, फिर फिनिश गुड्स उनको बेच दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कॉलोनियलिज्म के टाइम पर किया जब इन लोगों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था। हिस्टोरिकली ये लोग हमें एक्सप्लॉइट करते आए हैं जिसकी वजह से आज हम लोग क्या हैं? अविकसित हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा दी गई है जो डिवाइड करती है वर्ल्ड को कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी नेशंस में। ठीक है, तो ये हो गया कोर, ये हो गया आपका सेमी पेरीफेरी और ये हो गए आपके पेरीफेरी नेशंस। ठीक है, सो जो कोर है यहाँ पर आपके वेल्दी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं। तो कोर में जो कोर है यहाँ पे कौन से नेशंस हैं? आपके कोर में वेल्दी अमीर नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं। पेरीफेरी में है पुअर नेशंस जो अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये जो पेरीफेरी है यहाँ पर है हमारे पुअर नेशंस। ठीक है, अब जो क्या होता है कि ये थ्योरी कहती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम परपेचुएट्स इनइक्वालिटीज वेयर कोर एक्सप्लॉइट द पेरीफेरी। तो यहाँ पर ये जो कोर है ये क्या कर रहा है? पेरीफेरी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। पेरीफेरी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इस कोर में जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो पेरीफेरी है आज क्या है? अंडर डेवलप्ड है। तो विश्व प्रणाली सिद्धांत दुनिया को एक कोर और अर्ध परिधि और परिधि में बांटता है। तो ये कोर हो गया और ये आपकी परिधि हो गई। तो परिधि के जितने भी संसाधन हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कोर के पास जा रहे हैं। फिर है आपका न्यू लिबरलिज्म। तो जो न्यू लिबरलिज्म है ये बात करता है फ्री मार्केट की। फ्री मार्केट समझते हो? यानी कि वो मार्केट जहाँ पर किसी भी प्रकार के जो ट्रेड बैरियर्स हैं
वो ना हो, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है वो ना हो, आराम से जो MNCs हैं वो सब इंडिया में या दूसरी जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आ सकें, और गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। तो ये जो इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं जैसे कि प्राइवेटाइजेशन वगैरह, इसने इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई। तो नव उदारवाद मुक्त बाजारों, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और वैश्विक व्यापार की सिफारिश करता है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। तो आलोचक कहते हैं कि इन नीतियों की वजह से जो निजीकरण हुआ है, निजीकरण की वजह से क्या हो रहा है, असमानता बढ़ रही है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से असमानता बढ़ रही है रिच और पुअर के बीच में, जो रिच और पुअर के बीच में असमानता है। फिर आपकी होती है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये कहती है कि जो कॉलोनियलिज्म है उसकी वजह से भी अंडर डेवलप रह गए हैं बहुत सारे नेशन। ये आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनाइजेशन जो हो रखा है इसने डिसरप्ट कर दिया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कई सारे नेशंस के। तो जो हमारे बहुत सारे नेशंस हैं उनके जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं वो डिसरप्ट हो गए हैं, लीडिंग टू ऑनगोइंग इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंस ऑन फॉर्मल कॉलोनियल पावर, जिसकी वजह से आज ये जो देश है वो अभी भी पुरानी कॉलोनियल पावर्स पे ही डिपेंडेंट हैं, उन्हीं से ही टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लेते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताना है जो रशिया के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में। So the October Revolution in Russia, also known as Bolshevik Revolution, took place in 1917 and was one of the key event in Russian Revolution. It marks the overthrow of Russian provincial government and lead the establishment of communist government under the leadership of Bolshevik party. So रशिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, रशिया में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी लीडरशिप के अंदर वहाँ पर जो रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया और वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लाया गया। सो दिस रेवोल्यूशन वाज पाइवोटल इन द क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो यहाँ पर अक्टूबर क्रांति, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, यह 1917 में हुई। इसी के बाद जो अभी हम ऊपर सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, सोवियत संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी इसी के बाद। और इसी के बाद जो साम्यवाद है वो एक बड़ी आइडियोलॉजी के रूप में उभरा, और फिर 1945 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर इस रेवोल्यूशन का आप लोग बैकग्राउंड बताएंगे। सो इन 1917 रशिया वॉज एक्सपीरियंसिंग सीवियर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। तो रशिया में बहुत ज़्यादा, जो रशिया है वो सोशल क्राइसिस को फेस कर रहा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने इमेंस प्रेशर डाला था रशियन एम्पायर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। सो लीडिंग टू वर्ल्ड वाइड सफरिंग्स एंड डिसकंटेंट अमंग द पीपल। तो जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे। तो फरवरी में रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसने कि वहाँ पर जो निकोलस सेकंड था, ठीक है, एंड द जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, उसका एब्डिकेशन कर दिया। हाउएवर दिस गवर्नमेंट स्ट्रगल टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पीपल एंड कंटिन्यूड द वॉर एफर्ट लीडिंग टू फर्दर अनरेस्ट। तो क्रांति के बारे में आपको बताना है कि जो रूस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों का सामना रूस कर रहा था, इसके परिणाम स्वरूप जो लोग हैं उनमें पीड़ा थी, असंतोष था। तो रूस में फिर इसलिए क्रांति हुई। जो वहाँ पे जार निकोलस था सेकंड, उसका त्यागपत्र हुआ और एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। तो यह जो सरकार थी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रही थी, युद्ध के प्रयास जारी रखे हुए थे, जिसके कारण अधिक अशांति फैल गई थी। अब क्या क्या की इवेंट्स हुए थे, तो जो अक्टूबर का रेवोल्यूशन है वो सिटी ऑफ पेट्रोग्राड में हुआ था, ठीक है, जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, ऑन द नाइट ऑफ 25 और 26 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर, ठीक है। सो द बोल्शेविक लीड बाय व्लादिमीर लेनिन, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है नवंबर 7-8, जॉर्जियन में है, ठीक है। तो दोनों की डेट्स अलग अलग दे रखी है। अब जो हमारा बोल्शेविक था लीड बाय व्लादिमीर लेनिन सीज द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड मिलिट्री साइट्स इन द सिटी। तो जो आपका बोल्शेविक था उसने क्या किया था, जिनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे ने शहर के प्रमुख सरकारी संस्थाओं और सैन्य स्थलों पर कब्जा उसने कर लिया था। सो यह जो क्रांति थी मुख्य रूप से श्रमिकों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत की प्रयासों का परिणाम थी, जिन्होंने क्रांति के महीनों में पर्याप्त शक्ति प्रदान की थी। अब यहाँ पर आप लोगों को लेनिन का रोल बताना है इस क्रांति में, कि जो लेनिन है उन्होंने क्या रोल प्ले किया था और बोल्शेविक्स ने क्या रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर जो आपके लेनिन है उन्होंने एक क्रूशल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस क्रांति की सफलता में, ठीक है। हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप अच्छी थी और आइडियोलॉजिकल उनको क्लैरिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने यूनाइट कर पाया, ठीक है। सो उनके नेतृत्व में स्पष्टता की वजह से श्रमिक, सैनिक और किसानों को, ठीक है, क्या कर पाया, उन्होंने एकजुट कर पाया था। लेनिन का प्रॉमिस था पीस, लैंड एंड ब्रेड, तो वो उन्होंने
पूरा किया था, ठीक है, लोगों को जोड़ पाया था, क्योंकि जो लोग हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कष्टों से जूझ रहे थे। इसका आउटकम क्या निकला इस क्रांति का? सो जो अक्टूबर का रेवोल्यूशन था, इसका रिजल्ट हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रशिया। इसके बाद रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। प्रोविजनल जो सरकार है उसको हटा दिया गया था, और यहाँ पर जो बोल्शेविक है उसने जो की इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि मिलिट्री, मीडिया और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे उनको अपने हाथों में ले लिया था। द सक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1922, और उसके बाद ही सोवियत यूनियन बना था 1922 में। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो है रेवोल्यूशन, ये एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट विच एम टू बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो यहाँ पर पहली एक ऐसी स्टेट बनी, जो ऐसी सोशलिस्ट स्टेट बनी जो कि सोसाइटी को इक्वालिटी पर बेस करना चाहती थी, ठीक है, क्लास डिस्टिंक्शंस को ख़त्म करना चाहती थी, और चाहती थी कि जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर कलेक्टिव ओनरशिप हो। तो सोवियत यूनियन एक सुपर पावर भी बना और 20वीं सेंचुरी तक चलता रहा। सो द रेवोल्यूशन ऑल्सो इंस्पायर्ड न्यूमरस सोशलिस्ट मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद और भी सारे मूवमेंट्स वर्ल्ड में शुरू हुए थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपके जो MA हिस्ट्री के और भी पेपर्स हैं, जैसे कि आपका MHI 01 है, 03, 04, बाकी के जो भी आपके पेपर्स हैं उनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको MHI 02 का ही सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी विद आंसर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग, हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है, hindustanKnowledge.com, उसको आप लोग गूगल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो है अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। और PDF के अंदर ये रहेगा कि आप लोग जो आंसर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे।